गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्रैश कोर्स के डे 15 के मैथमेटिक्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात 1 हो। ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको हम रेखीय बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। इकलौता यही है जिस पर x पर कुछ नहीं है पावर, और कुछ नहीं पावर का मतलब 1 होता है, यानी यही हमारा रेखीय बहुपद होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी बहुपद का अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ अगर 2 हो गया मैक्सिमम, इस बहुपद का घात 2 हो गया, यहाँ भी इस बहुपद का घात 2 है और यहाँ पर मैक्सिमम 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान लिखे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपको फॉर्मूला है, ये पढ़ाया गया होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। देखिए, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। जब सारा परिमेय संख्या ही हो जाएगा तो फिर अपरिमेय संख्या कौन होगा, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए सारा वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ वास्तविक परिमेय होते हैं तो कुछ अपरिमेय होते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या को 2 गुना कर देना है, यानी त्रिज्या पहले r था, अगर 2 गुना करेंगे तो 2r हो जाएगा। अब हमसे क्षेत्रफल का अनुपात बोला है तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पुराना वाला त्रिज्या r है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा। नया वाला त्रिज्या 2r हो गया, तो पाई r अब क्या हो गया, 2r। तो r था तो r लिखे थे, r अब 2r हो गया, तो r की जगह पर 2r लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पाई r स्क्वायर। हमसे अनुपात निकालने के लिए बोला है, और क्वेश्चन में जो पहले बोलेगा उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में बोलेगा उसको नीचे लिखते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन में पुराना पहले बोला है, नया बाद में बोला है, इसलिए हम पुराना वाला का क्षेत्रफल ऊपर लिख दिए, नया वाला का नीचे, यानी पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, 1/4 बचेगा, और 1/4 का मतलब 1:4, यानी 1:4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए, किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, कोई भी घटना अगर होगा तो इसका प्रायिकता 0 से 1 के बीच ही होता है। अब 0 से 1 के बीच क्या क्या नंबर होता है, तो 0 पॉइंट अगर हम कुछ भी लिख दें, 0 पॉइंट अगर दुनिया का यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दे, कोई भी नंबर डाल दे, कितना ही बड़ा डाल दे, वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर x और बाई y यानी बटा के फॉर्म में है तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो भी वो 0 से 1 के बीच का ही नंबर होगा। 0 पॉइंट कुछ भी लिखे तो वो 0 से 1 के बीच का नंबर होगा। और दूसरा कंडीशन है, अगर हम भिन्न में लिखे तो ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला अगर बड़ा होता है तो वो 0 से 1 के बीच का नंबर होता है। अब चेक करते हैं यहाँ पर ये शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं। पहला है 2/3, ऊपर वाला छोटा है ना, नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब ये प्रायिकता होगा। हमको नहीं होने वाले को ढूंढना है। नेक्स्ट बी नंबर जो ऑप्शन है -15, 0 से पहले होता है -15, क्योंकि हमको 0 से 1 के बीच का ही नंबर ढूंढना है, जबकि -15 जो है 0 के पहले आती है, यानी -15 जो है यही वो नंबर है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट सी को भी चेक कर लेते हैं। 15% लिखा हुआ है। 15% का मतलब बटा में 100 होता है। अगर हम 15% लिखें मतलब 15/100 लिखना पड़ेगा। अब 15/100 का मतलब देख लीजिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, 0.7 और यहाँ भी प्रतिशत लगा हुआ है, मतलब बटा में 100 लिख सकते हैं। और ऊपर से अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो बटा में 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7/1000। यहाँ भी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है, मतलब ये भी प्रायिकता हो सकता है। तो यानी हमारा जो आंसर हो गया वो -15 होगा, क्योंकि हमें प्रायिकता नहीं होने वाले को ढूंढना था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है समीकरण युग्म x + 2y = 4 और 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण डैश रेखाएं होगी। चलिए तो इसको हम चेक करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले सभी के गुणांकों का अनुपात निकाल लेंगे। अगर इसके आगे की बात करें तो 1, इसके आगे की बात करें तो 2, 1/2। यहाँ पर इसके आगे की बात करेंगे 2, तो इसके आगे की बात करेंगे तो 1, तो 2/1। अगर पहला a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, यानी a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। 11वां पद है मतलब इसका 11वां पद हमको निकालना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हमारा AP है -3, -1/2, 2 का 11वां पद निकालना है। तो जो फर्स्ट में होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, यानी a बराबर -3 हो जाएगा। d का मतलब कोई भी बाद वाले में से पहले वाले को घटाना होता है। तो -1/2 में से हमने -3 को घटाया है, तो -1/2 -3, ये माइनस घटाने के लिए आया है और ये माइनस क्वेश्चन से उठकर आया है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गया है प्लस। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो 2 1 जा 2, तो ऊपर -1 है तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 जा 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटेगा 5/2। और जितनावां पद जैमा पद निकालना होता है उसको n बोलते हैं, यानी n बराबर 11 हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है an बराबर a + n-1 × d। यहाँ सारे की वैल्यू हम डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n की जगह पे 11, a का मतलब -3, तो a की जगह पर हमने -3 डाला, प्लस तो प्लस, n का मतलब अभी हमारा क्वेश्चन में ही है 11वां पद निकालना है, तो n के बदले 11 डाल दिया हमने। 11 - 1 × d था, तो d की वैल्यू भी तुरंत निकाले हम लोग 5/2, तो 5/2 लिख दिए। 11 में से 1 घटेगा तो 10 होता है, 2 से 10 घटेगा 5 बार में, 5 5 जा 25। और यहाँ पर बड़ा वाला प्लस में और एक माइनस है, तो अगर एक माइनस आ जाए तो माइनस करना होता है, तो 25 में से 3 घटेगा 22। और बड़ा वाला जिस चीज़ में रहेगा वही आंसर होता है। बड़ा वाला अगर प्लस में होगा तो आंसर भी प्लस में होगा, बड़ा वाला माइनस में होगा तो आंसर भी माइनस में होगा, यानी हमारा आंसर हो गया 22। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिंदु 3,4 एंड -2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड का समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, अगर समद्विभाजित करना है मतलब बीच से काटना होगा। बीच से काटने का मतलब उसको मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, यानी समद्विभाजित करना है मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। समद्विभाजित करने वाले बिंदु को का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ को नहीं, समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होगा, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। देखिए बिंदु है 3,4 और -2,2 का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 + x2/2, तो x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू -2, यानी 3 ± -2/2। y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 2, तो 4 + 2/2। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/2, और 4 और 2 6/2 यानी 3, क्योंकि 6/2 का मतलब 2 से 3 बार में कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया, यानी 1/2, 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है sin² 18 डिग्री + sin² 72 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से, sin² 18 डिग्री + sin² 72 डिग्री। sin² 18, इसमें क्या करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो हमने सेकंड वाले को चेंज किया है। साइन हमेशा चेंज होता है कॉस में, लेकिन शर्त है कि साइन को कॉस हम तभी लिख सकते हैं जब इसके एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। 90 - 72 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट 90 में से 72 माइनस होगा तो 18 डिग्री होगा, और साइन 18 में से कॉस 18 डिग्री हो गया। साइन 18 डिग्री + कॉस 18 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू सेम हो तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, बस पहले वाले में यहाँ प्लस था, अब माइनस आया है। तो फिर से देख लेते हैं एक बात। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हमने डाला, नीचे भी डाल दिया, स्क्वायर के फॉर्म में था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर डाला है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, बाई में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 तिहाई के 3, तो 1 तिहाई के 3 ऊपर भी हो जाएगा, √3 एकम 3, तो 1 एकम 1 ऊपर हो गया। अब देखिए ध्यान से 2/√3 यहाँ ठीक है। अब ये बटा में बटा है तो ऊपर जाकर उलट जाता है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट जाएगा। √3 से 3 √3 बार में कटता है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि 3 का मतलब होता है √3 गुने √3। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ मतलब 2 √3 है, तो 1 √3 से 1 √3 कटेगा तो 1 √3 बचेगा, तो 1 √3 आंसर हो गया हमारा। लेकिन हमारा आंसर जो है डिग्री के फॉर्म में पूछ रहा था, तो √3 जो है tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ फिल करने वाला था, खाली जगह है, तो tan पहले से लिखा हुआ है, यहाँ क्या फिल हो जाएगा 60 डिग्री, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है 2 त्रिभुज के समरूप होने के शर्त को लिखे। 2 त्रिभुज के समरूप होने का 2 शर्त होता है, इसको तो हम अच्छे से याद कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 त्रिभुज के समरूप होने के शर्त, पहला शर्त है संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा शर्त है संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ 3 प्रश्न है, हम आपको एक हल कर दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट जो है आप लोग खुद कर लेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है हमारा, तो 3 प्रश्न है, हम यहाँ पर एक प्रश्न को हल कर दिखाएंगे आपको। तो पहला प्रश्न है √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो यदि पहले देखते हैं हम लोग, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब यहाँ पर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम जबरदस्ती कहते हैं कि परिमेय संख्या है, फिर क्या करेंगे, अपने ही बात को गलत ठुकरा देंगे, और गलत कर देंगे अपने ही बात को, तो वो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। अब कोई भी संख्या अगर परिमेय होता है तो हम लोगों ने इसका डिफिनेशन पढ़ा है कि वो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर √2 को हम परिमेय बोल रहे हैं तो इसे बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का और भी शर्त है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ पर एक शर्त हमको और लेना है कि p और q वैसे ही नंबर को लेंगे जो एक दूसरे से कटने वाला नहीं हो, मतलब दोनों में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, और बटा में q के जगह पर कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, यानी q जो है 0 के बराबर हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, हम लोग दोनों तरफ हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, मतलब स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी स्क्वायर और रूट एक साथ आता है 2 कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट q स्क्वायर है तो इसको हमने 2 भाग में बांट दिया है, क्योंकि q स्क्वायर का मतलब q इंटू q, इसको हम लिख सकते हैं। अब जो q इधर बटा में है, बराबर का अगर इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो एक q को हमने इधर भेज दिया। तो 2q जो है पूर्णांक का फॉर्म है, जबकि p²/q किस चीज़ का फॉर्म है, भिन्न का फॉर्म है, और पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसी बात को हमने यहाँ लिखा है, पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है कहने का मतलब हमने जो ऊपर माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हो गया, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध करें कि AB² बराबर 2AC² होगा। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज ACB बना लिया। यहाँ पर C हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण C समकोण है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोण B समकोण है, तो यहाँ पर हम लोग B लिख देंगे। बस यही फर्क है दोनों क्वेश्चन में, ध्यान समझेंगे। यहाँ कोण C समकोण है इसलिए हमने समकोण वाले जगह पर C लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में B समकोण है इसलिए यहाँ पर हम लोग समकोण वाले जगह पर क्या लिख देंगे, B लिख देंगे, तो C यहाँ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है समद्विबाहु समकोण, मतलब त्रिभुज ऐसा है जो समकोण भी है और समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो। 2 भुजा बराबर कहने का मतलब हो गया कि इस AC की लंबाई और BC की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी।
देखिए ये जो ए बी है ये किसी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी का मतलब है कि यह किसी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए AC बराबर BC हमको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। C समकोण है, ये भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय है एक। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजा यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर है यहाँ पर, तो BC बराबर AC हमको दे रखा है, तो हमने BC के जगह क्या डाल दिया, यहाँ पर AC डाल दिया। तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो गया। और यही हमको सिद्ध करके लाना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यहीं पर कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देगा, यहाँ AC के बदले BC कर देगा, तो BC कर देगा, जैसे हमने अभी इसको चेंज किया है उस कंडीशन में इसको चेंज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का, आप लोग खुद से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC, तो दिखाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे इसको। एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC। ओके, तो ABC त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंगल ADC बराबर BAC है, D को इस प्रकार लेना है कि ये हो जाए। तो D को हमने यहाँ लिया है, तो ADC मतलब ADC मतलब ये एंगल बराबर होगा BAC मतलब इस एंगल के बराबर होगा। यानी ये बात हमको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि ADC बराबर होगा BAC के। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि BAC बराबर ADC। हमने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं पहले त्रिभुज BAC, तो त्रिभुज BAC यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज छोटा वाला ADC में, यानी इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे हम लोग बड़े वाले त्रिभुज के। ओके, तो यहाँ पर समरूप दिखाने के लिए हम लोगों ने कोई एक बात पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि ADC बराबर BAC होगा। यहाँ दे रखा है ADC बराबर BAC, तो इसको हमने लिख दिया है ADC बराबर BAC, और यहाँ बगल ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये दिया है, मतलब ये क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। एंगल C की बात करेंगे, यानी ये रहा हमारा एंगल C। तो एंगल C त्रिभुज ADC में भी है और त्रिभुज BAC में भी, यानी ये एंगल जो है इस जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी। यानी ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, मतलब कॉमन हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल में हो गया। अगर किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में परस्पर बराबर हो तो AA समरूपता कहता है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए हमने लिख दिया त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। नेक्स्ट है समरूपता के शर्त से। अभी हमने तुरंत दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त पढ़ा है। दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त, पहला शर्त है संगत कोण बराबर, दूसरा शर्त है संगत भुजा समानुपाती होगा। तो हम दूसरे शर्त को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा शर्त है संगत भुजा समानुपाती होगा, मतलब इस दोनों त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो पहले हम लोग त्रिभुज BAC लिखे हैं, तो हमेशा जिस त्रिभुज को पहले लिखते हैं उसके भुजा को ऊपर लिखेंगे, जिसको बाद में लिखते हैं उसके भुजा को नीचे लिखते हैं। तो त्रिभुज BAC की बात करेंगे तो BAC में एक भुजा हम CB को लिखे, BAC ट्रायंगल में एक भुजा CB को लिखे, मतलब इस नीचे वाले भुजा को लिखे। तो नीचे वाला जो भुजा है इस कोण के सामने की भुजा है। तो ये जो कोण है छोटे वाले त्रिभुज में कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है ना। तो BA जो है, C जो एंगल है वो छोटे वाले त्रिभुज में ADC के बराबर है। तो अगर हम CB लिखे हैं मतलब इस एंगल के सामने वाले को लिखे हैं, तो ये एंगल बराबर है इसके, मतलब छोटे वाले में इसके सामने वाले को लिखेंगे। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, CA, तो बटा में लिखा गया CA। नेक्स्ट लिखे हम CA भुजा को। CA भुजा का मतलब इस एंगल और इस एंगल को से जो कॉमन लाइन है उसको हमने लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा, इस एंगल और इस एंगल के कॉमन लाइन को हमने बड़े वाले त्रिभुज में लिखा है। तो छोटे वाले त्रिभुज में ये एंगल इसके बराबर है,
तो और ये तो दोनों में कॉमन है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का जो भुजा लिखेंगे इसका और इसका कॉमन भुजा को लिखेंगे, तो इसका और इसका कॉमन भुजा कौन होगा, CD होगा, इसलिए बटा में हमने CD लिख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CA को CA से गुना करेंगे तो CA स्क्वायर, और CB को CD से गुना करेंगे तो CB गुना CD, यही हमको दर्शाना था। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।